हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हमारे बायो में यहाँ पे बायोटेक में दो पार्ट्स हैं, एक प्रिंसिपल प्रोसेस है और एक दूसरा जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन का है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स शेयर करूँगी, तो आपको ये लेक्चर मिलने वाला है विद प्रॉपर एंड प्रिसाइज नोट्स बेटा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सारे जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर होने वाला है और मुश्किल से आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स लगेंगे और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के होंगे। तो प्लीज़ साथ में बने रहिएगा और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग भी नए हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी आपको इस रिलेटेड डाउट हो या आपको अगर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए बच्चे, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो। मैं ज़रूर इसके लिए 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ज़रूर लाऊंगी, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू, CUET पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज़ आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं तीनों के लिए अलग अलग सेशंस लाऊंगी। वैसे ये लेक्चर जो है बेटा, या आप नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET की जो प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा और बोर्ड्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हो? बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। मतलब लिविंग थिंग्स पे हम क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी मार्केटिंग, सर्विसेज हम अपने लिए कर सकें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके हम इन प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। बेटा बायोटेक्नोलॉजी ना कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि जो पहले ज़माने में होते थे, ट्रेडिशनल वे एंड मॉडर्न। अब के ज़माने में जब हमारा जनरेशन इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, तो वहाँ पे आता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी में ना क्या होता था कि पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते थे हम, होल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते थे। जैसे कि देखो, आप बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप वो पढ़े होगे कि दही कैसे बनता है। ठीक है, दही के लिए हम क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, इनोक्यूलम डालते हैं तो वो लैक्टोबैसिलस डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो दही प्रोड्यूस होता है। तो हम पहले ज़माने के बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे, वी यूज़ दी होल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कर्ड में, डोसा में, इडली बनाने में, है ना। लेकिन आज की बायोटेक्नोलॉजी पे हम यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन तो आप सब अच्छे से जानते होगे बच्चे, जिसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन हुई हो, उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में वी यूज़ दी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारे वैक्सीन्स में, बहुत सारे थेराप्यूटिक ड्रग्स में। तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपको क्लियर है। कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? जो पहले के ज़माने में, मतलब पहले पुराना तौर तरीका क्या था बायोटेक्नोलॉजी का? पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना बच्चे। ठीक है, उनके जीन्स में होता है ना बेटा, उनके जीन्स में ये फीचर होता है ना कि वो मतलब कर्ड को, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, वो एक जीन का फीचर होता है कि जीन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये फीचर देता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीन यूज़ करते हैं जिस जीन का मुझे काम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू EFB का मतलब होता है बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दी बायोटेक का, जो कि ट्रेडिशनल मेथड भी इंक्लूड करता है और मॉडर्न बायोटेक भी इंक्लूड करता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। EFB ध्यान रखना। EFB क्या होता है? EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखना।
एंड उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन ये था कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है, जो हम अपने नेचुरल साइंस को लगाते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना, उसके सेल्स का यूज़ करना, उसके किसी पार्ट का यूज़ करना और मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज़ करना प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, उसे हम कहते हैं EFB के द्वारा दी गई डेफिनेशन, ठीक है। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आप उसको जानते हो अच्छे से, जिनकी जीन में कुछ मैनिपुलेशन की गई हो या फिर जिनके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन की हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMOs। बेटा ये हम और इन ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की गई है। ओके बच्चे, ओके। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बायोटेक, अच्छा हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में आपके आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। फाइन, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है बेटा, जहाँ पे हम RDNA की कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि रिकम्बिनेंट DNA बनाते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस पॉइंट्स को, प्लीज़ आप परेशान नहीं होना, मैं इस पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रिकम्बिनेंट DNA होता क्या है, बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। आप याद रखना कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रिंसिपल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे है और हमारे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के बेसिस पे है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एज द नेम सजेस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम रिकम्बिनेंट DNA का बनाते हैं, उनको होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जीन का ट्रांसफ़र करते हैं उसमें, है ना, और फिर जीन में क्लोनिंग कराते हैं। क्लोनिंग का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, है ना, क्लोनिंग का मतलब तो बहुत क्लियर है। ओके, उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये बेटा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखा, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो कि स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट हमारी जो ग्रोथ है ना डिज़ायरेबल जीन की, हम जो चीज़ करा रहे हैं ना वो बहुत ही स्टेराइल, मतलब बहुत अनकंटामिनेटेड कंडीशन में हो। तो हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कराते हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक प्रिंसिपल होता है बायोटेक का। प्रिंसिपल समझते हो कि हमें बायोटेक में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। हमारी दो चीज़ें होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, जिसमें बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं जो कि कंटामिनेशन फ्री होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिज़ायरेबल जीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी पहली प्रिंसिपल की, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फाइन बेटा, आपको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू मे टेक स्क्रीनशॉट, but still I'll provide a separate PDF of these notes on my telegram channel, so please go there and access to the notes। ये नोट्स बहुत प्रिसाइज्ड है बेटा, बहुत ज़्यादा। NCERT की कोई लाइन नहीं है जो इसमें कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है NCERT की जो इसमें ना हो। देयर इज़ एवरी कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट प्रिसाइज्ड है बेटा, प्लीज़ गो थ्रू कर लेना एक बार एग्ज़ाम से पहले, ओके। तो बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने बताया कि रिकम्बिनेंट DNA को बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना बेटा, ठीक है। रिकम्बिनेंट DNA को कंस्ट्रक्ट करना कैसे बनाते हैं और रिकम्बिनेंट DNA होता क्या है। रिकम्बिनेंट समझ में आ रहा है बेटा, दो DNA का मिलना, दो क्रोमोसोम का मिलना, रिकम्बिनेंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे रिकम्बिनेंट का मतलब आप जानते ही हो कि मैंने आपको जैसे बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये आपका कोई DNA है, ठीक है। आप जानते हो कि आपके इस पर्टिकुलर DNA सेगमेंट में, DNA का ये सेगमेंट यानी कि ये जीन आपके लिए मतलब आपके लिए यही यूज़फुल है, और यही आपका जो यूज़फुल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिज़ायर्ड जीन, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपका एक DNA का पूरा स्ट्रैंड है, ये है ना, यहाँ पे ये सेगमेंट आपका ये डिज़ायरेबल है, मतलब आपको इसकी ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, इस डिज़ायरेबल जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप मॉलिक्यूलर सीजर्स को यूज़ करके कट कर लोगे, ठीक है।
और उसको निकाल लोगे बाहर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक्स जीन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आप यूज़ करते हैं वेक्टर का। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसका पहला प्रिंसिपल, जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए की ऐसा जो किसी और डीएनए से रिकम्बाइन हो जाए। तो एक हम जानते हैं कि हमें एक इस डीएनए हमें पता होता है, साइंटिस्ट को जो इस प्रोसेस को कर रहा होता है उसको पता होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर डीएनए में वो वाला सेगमेंट प्रेजेंट है, तो वो उस डीएनए को निकाल लेता है और उसका जो सेगमेंट उसके लिए यूज़फुल है, जो जीन उसके लिए यूज़फुल है। बेटा डीएनए का जो सेगमेंट होता है ना, जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए, उसे हम जीन कहते हैं। दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज़ नोन एज जीन। तो साइंटिस्ट को बेटा पता होता है कि मतलब ये डीएनए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरे को इसमें ये वाले सेगमेंट की ज़रूरत है ना। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू उसको कट कर लेता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है बच्चे? वेक्टर इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल यू कैन से विच हेल्प्स टू कैरी आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे जो गुड वेक्टर होता है वो प्लास्मिड होता है। प्लास्मिड क्या होता है बेटा? डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो बच्चे यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके वेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मिड एक ऐसा कॉमन वेक्टर है जो हम सब यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है आप सब जानते हो कि एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे उसको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डालेंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम निकाले हैं मॉलिक्यूलर सीजर से कट करके ना, उसके पास खुद को ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता, तो इट रिक्वायर्स ऑरिजिन रेप्लिकेशन, राइट। उसको रेप्लिकेट करना है, उसको अपनी कॉपीज़ बनाना है, तो इट रिक्वायर्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वो ORI कौन प्रोवाइड करता है? हमारा वेक्टर प्रोवाइड करता है, हमारा प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस वेक्टर को लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड में। इस वेक्टर को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर एक डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? ये डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस वेक्टर को भी हम मॉलिक्यूलर सीजर से कट कर देंगे, ठीक है। और उसमें स्पेस क्यों कट करेंगे? टू क्रिएट द स्पेस टू इंसर्ट और लिंक आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उसमें इंसर्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए हम उसमें क्या क्रिएट कर देंगे? स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि वेक्टर जो होती है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करती है टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उनको जीन ट्रांसफ़र में भी हेल्प करती है, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र में भी हेल्प करती है, राइट। एनेबल द जीन ट्रांसफ़र टू प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको काट के इतना पार्ट हमने ऐसे काट दिया उसका, ठीक है। काटने के बाद हमने यहाँ पे अपने डिज़ायरेबल जीन को इंसर्ट कर दिया और ये बना दिया हमने रिकम्बिनेंट डीएनए। इन दोनों को मॉलिक्यूलर ग्लू जिसका नाम होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लाइगेजेस के हेल्प से इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो बात समझ में आई कि हमने जो सबसे पहला वाला प्रोसेस था मेरा, अभी मैं आपको ऊपर से समझाती हूँ कि सबसे पहला जो मेरा प्रिंसिपल था बायोटेक का, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, उसमें हम लोगों ने क्या बनाया? रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। अपने डिज़ायरेबल जीन को एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया और बना दिया रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हम जीन ट्रांसफ़र भी करेंगे, और ये प्लाज्मिड जो होती हैं, ये वेक्टर्स जो होते हैं बेटा, ये जीन ट्रांसफ़र में भी हेल्प करते हैं और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जीन ट्रांसफ़र मतलब कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट। थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, अ लिटिल बिट मोर क्लियर। ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट। होस्ट में हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। होस्ट क्या होता है बेटा? होस्ट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को लिंक इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने देते हैं। उस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा, प्रोजेनी बनाएगा और
इसकी जो इस होस्ट की प्रोजेनी होगी उसमें भी ये मल्टीपल कॉपीज़ उसकी क्या होंगी, जाएंगी। ठीक है। दीज DNA ऑल्सो ट्रांसफ़र इनटू द प्रोजेनी ऑफ द होस्ट। तो होस्ट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे अपने रिकम्बिनेंट DNA को हम डालते हैं और वहाँ पे वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो DNA उस होस्ट के प्रोजेनी में भी जाए। तो सबसे जो गुड होस्ट है जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। जैसे देखो जीन क्लोनिंग क्या होती है बेटा, जब जीन देखो होस्ट में हम लोगों ने डाल दिया, होस्ट में जाने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, उसको हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। जब अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करती है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाती है तो उसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है। हम लोगों ने जीन ट्रांसफ़र कर दिया। जीन ट्रांसफ़र किस लिए किया था, ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना सके। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप होता है जीन क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दी होस्ट। ठीक है। अपनी जीन जो अपनी ये जो प्लास्मिड है इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये प्लास्मिड उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। उसको क्या कर रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रही है और इस होस्ट के मशीनरी को यूज़ करके ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा बेटा। इसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। और ये होस्ट की जो फर्दर प्रोजेनी है, 2 प्रोजेनी बन रही है, इसके अंदर भी इनकी मल्टीपल कॉपीज़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जीन क्लोनिंग हो गई या जीन इज़ क्लोन्ड। जीन क्लोनिंग। एस्चेरिचिया कोलाई भी डिवाइड होगा। ठीक है। और इसके अंदर भी हमारी जो प्रोजेन मतलब वो हमारी रिकम्बिनेंट DNA जो मल्टीप्लाई हो रही है उनके अंदर भी जाएंगे। ठीक। एक नोट है कि पिछले मतलब जो ट्रेडिशनल वे होता था हमारे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का, जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उसमें हम क्या करते थे, अपने डिज़ायरेबल एज़ वेल एज़ नॉन डिज़ायरेबल जीन्स दोनों का यूज़ करते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पुराना मेथड था हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, जब हम कोई हाइब्रिड प्रोड्यूस प्लांट या एनिमल का कोई हाइब्रिड बनाते थे, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक में हम पूरा DNA यूज़ करते थे, पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते थे। हमने आपको बताया पूरा हम DNA यूज़ करते थे, जिसमें अपना डिज़ायरेबल DNA भी होता था और अपना नॉन डिज़ायरेबल DNA भी होता था। ठीक है। ये पूरा नॉन डिज़ायरेबल भी होता था और डिज़ायरेबल भी होता था। ठीक है। तो हम यूज़ करते थे ये ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल टेक्निक था मेरा जिसमें हम यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ करके अपने डिज़ायरेबल जीन का ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि इस DNA में मेरा डिज़ायरेबल जीन है और उस डिज़ायरेबल जीन को हम कट करके सिर्फ उसका ही पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA की हिस्ट्री को जानते हैं। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला रिकम्बिनेंट DNA बेटा याद रखना, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1972 बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। ये दोनों साइंटिस्ट ने बनाया था अपना फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA, जहाँ पे उन्होंने किसका नेटिव प्लास्मिड यूज़ किया था, सैल्मोनेला टाइफेरियम का नेटिव प्लास्मिड। सैल्मोनेला टाइफेरियम एक प्रोकैरियोट है, इसके अंदर एक प्लास्मिड होगा। आपको पता है कि हर प्रोकैरियोट्स के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लास्मिड। तो सैल्मोनेला टाइफेरियम इज़ अ प्रोकैरियोट जिसकी एक प्लास्मिड, जिसको हम कहते हैं उसका नेटिव प्लास्मिड, उसको यूज़ किया गया और उसको यूज़ करके उसमें डाला गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जैसे कि आप जान सकते हैं कि सैल्मोनेला टाइफेरियम एक पैथोजन का नाम है जो कि कोई डिज़ीज़ कॉज करेगा। जब वो डिज़ीज़ कॉज करेगा तो उस पर हम डालेंगे एंटीबायोटिक सो दैट ये मर जाए। तो इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब कि ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सके, उससे मतलब फिर एंटीबायोटिक अगर आए तो उस जीन के प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर पैथोजन को कोई हार्म ना हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो पैथोजन है जिसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बाहर से अगर कोई भी आपका एंटीबायोटिक आता है तो इसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये वाला जीन क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने प्लास्मिड का यूज़ किया। देखो सैल्मोनेला टाइफेरियम के प्लास्मिड का यूज़ किया, उसको काटा मॉलिक्यूलर सीजर से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए स्पेस बनाया और यहाँ पे हम लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, ये पूरा जीन है मेरे पास। ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर से ऐसे कट कर दिया। ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक से कोई, ठीक है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं ना बेटा, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर्स हम किसको बोल रहे हैं कि ऐसे सीजर्स जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे यूज़ हों, जो जेनेटिक्स के बेसिस पे यूज़ हों, उसका जो नाम है वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया कहाँ से गया, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया गया, कहाँ इनकी पहली डिस्कवरी हुई, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि अपने डीएनए से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट कर दिया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट कर दिया गया और इसको इंसर्ट कर दिया गया इस प्लाज्मिड में। ठीक है, अब इसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया एस्चेरिशिया कोलाई में, जहाँ पे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहला रिकम्बिनेंट जो डीएनए है वो 1972 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, 1972 में कंस्ट्रक्ट हुआ था भाई स्टैनली कोहेन। इन्होंने किसका नेटिव प्लाज्मिड को यूज़ किया था, बस इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो मैं बता रही हूँ। उन्होंने यूज़ किया था सैल्मोनेला टाइपेरियम का नेटिव प्लाज्मिड। उसमें क्या डाला था, उसमें डाला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या सच में ये जीन को एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्योंकि अगर हम डालेंगे कोई भी एंटीबायोटिक, तो वो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को, इस पर्टिकुलर पैथोजन को नहीं मार पाएगा, क्योंकि इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसको डाला था होस्ट में। जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके जीन के बेसिस पे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसके पर्टिकुलर जीन में हम कोई भी चेंजेस लाते हैं, तो उसके में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाँद सितारे यहाँ लगा लो। ठीक है, पूछता है, बोर्ड्स में पूछता है, आपके नीट में भी पूछता है। ठीक है, सीक्वेंस के बेसिस पे पूछता है। तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले उस डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हमारा डिज़ायरेबल जीन है। फिर उस पर्टिकुलर डीएनए को, ठीक है, हम होस्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बाय क्रिएटिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम क्या करेंगे, पहले उस डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई मेरा ये डीएनए है, इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर, मतलब उसको हम प्लाज्मिड में या फिर किसी वेक्टर में लिंक कर हम उसको क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर डीएनए को हम उस होस्ट में मेंटेन करेंगे, उसका मेंटेनेंस। तो 3 चीज़ मैंने पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। तो 3 चीज़ याद रखना बच्चे, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको इंट्रोडक्शन मतलब कि ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे एंड मेंटेन दी इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड द ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जाएगा, वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, उसके जेनेटिक मैकेनिज़्म को यूज़ करके वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा और डिवाइड करेगा। तो हमारा जब एस्चेरिशिया कोलाई भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक तरह का बैक्टीरिया है, तो ये बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। तो जब ये डिवाइड करेगा, अपनी प्रोजेनी बनाएगा, तो उसमें भी ये मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए उनमें भी जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस करेंगे उस इंट्रोड्यूस डीएनए को, उनमें मेंटेन करेंगे, उनमें रखेंगे हम। और ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, इट्स मतलब होस्ट की प्रोजेनी में वो डीएनए भी ट्रांसफ़र होगा, होस्ट की प्रोजेनी में भी वो डीएनए ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड। इसके बाद जो आपका लेक्चर आने वाला है, उसमें आपको हर एक स्टेप की आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पे आपके 8 स्टेप्स हैं और यही पूरा मेरा होल चैप्टर, दिस इज़ द होल चैप्टर। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, तो क्या क्या इन स्टेप्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने डीएनए को और उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुनना। फिर हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं डीएनए की, उसको टुकड़ों में काट देते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको जिस जीन की ज़रूरत है, तो आपको पता लगाना होगा कि वो जीन मेरे किस डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, आपने उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया, आपने उस डीएनए को काट के निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया।
ठीक है, उसको टुकड़ों में बांट दिया, फ्रेगमेंट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीजर्स का यूज़ करके उसको बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया। बिकॉज बेटा यहाँ पे एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर्टिकुलर साइंटिस्ट को पता होता है कि किस पोजीशन पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी, किस पोजीशन पे उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उनको ये चीज़ पता होती है, राइट। तो सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, अपने फ्रेगमेंट जो हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट किए हों उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और अपने जो डिज़ायर्ड जीन है उसको आइसोलेट करेंगे। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक इस तरह से एक सेटअप होता है जहाँ पे यहाँ पे वेल्स होते हैं, ठीक है। वेल्स यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर कैसे बनाऊँ, वेट, यहाँ पे ऐसे वेल्स होते हैं जहाँ पे अपने डीएनए को हम लोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने डीएनए को डाला, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइज़ के बेसिस पे, यानी कि उस कितना हैवी और लाइट के बेसिस पे डीएनए क्या होता है, सेपरेट होता है। क्योंकि डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे होता है नेगेटिव और यहाँ पे होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी कि इधर तरफ भागेगा, ठीक है। मैं बेटा अभी मैं आपको जो भी स्टेप पढ़ाऊँगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला स्टेप पढ़ाऊँगी, तब ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं बहुत डिटेल में, जो कि आपको समझ आने वाला है। तो ये यहाँ पे आप लोग को लगेगा बच्चे कि ये कैथोड है, बट नहीं, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। ये एनोड होता है ए और ये कैथोड होता है। और साइज़ के बेसिस पे, बिगर और स्मॉलर साइज़ के बेसिस पे डीएनए सेपरेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बिगर साइज़ होते हैं बेटा वो यहीं पे रह जाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो जल्दी भाग जाते हैं, जो भारी होता है, बड़ा होता है, भारी होता है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे भाग पाता है ना, और जो छोटा होता है फट से भाग जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सेपरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर साइंटिस्ट को पता होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब मेरा डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होगा तो मेरा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उस जेल में से इसको काट लेते हैं, काट के इसको निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्यूशन। एल्यूशन, ELUTION, एल्यूशन। बेटा अभी हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी मैं आपको बस ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर साइंटिस्ट को पता होता है कि हाँ मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पोजीशन पे आएगा, तो वो काट के निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, इसे कहते हैं एल्यूशन। अभी हर एक चीज़ मैं पढ़ूँगी, जब मैं ये स्टेप डिस्कस करूँगी तो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, राइट। एल्यूशन मतलब उसको निकाल लेते हैं, आइसोलेटिंग द डिज़ायर्ड जीन, यहाँ ध्यान दो, आइसोलेट कर लेते हैं डिज़ायर्ड जीन को। फिर उसको PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, एक मशीन होती है बेटा जिसमें अपनी जीन की एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, यानी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो हम उसको डाल देंगे PCR में और उसकी एम्प्लीफिकेशन कराएंगे। इसलिए एम्प्लीफिकेशन कराते हैं सो दैट कि अगर मान लो आप उस जीन पे काम कर रहे हो, वो ख़राब हो गया। देखो बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है, और इतना भी आसान नहीं होता कि जब मर्ज़ी फ्रेगमेंट कर लो डीएनए को, जब मर्ज़ी निकाल लो, काट लो उसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो, नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ये बहुत माइन्यूट सा प्रोसेस होता है, मतलब इसमें बहुत बारीकी वाला प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, ताकि अगर आपका एक जीन ख़राब हो गया तो आप फिर दूसरे आपके पास अवेलेबल हो उसको यूज़ करने के लिए। फिर उस पर्टिकुलर जीन को हम वेक्टर से लिंक कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी पढ़ा है बेटा। ये तो हमारी स्टेप्स हैं कि हम बायोटेक में क्या क्या करते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हम हर बायोटेक में करते हैं बेटा, प्रिंसिपल जो होती है बायोटेक की, वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, ट्रांसफ़र करना और जीन क्लोनिंग कराना, है ना। फिर हम उसको होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर होस्ट को कल्चर करेंगे लार्ज अमाउंट में। बायो रिएक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं जिसमें होस्ट को कल्चर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, अपने सर्विस, अपने मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के लिए हमें यूज़ करना है, तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे जो भी चीज़ हम बना रहे हैं,
है ना। फिर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए वी रिक्वायर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम उस बायो रिएक्टर्स का यूज़ करेंगे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है बेटा, अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करना और उसकी मार्केटिंग करना फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी आएगा, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें मैं डायग्राम्स की हेल्प से भी आपको समझाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड बाय।